गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। हालांकि आप उसके एसएमई स्टॉक बोल सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कंपनी के Q1 के नंबर्स को डिस्कस करेंगे। हालांकि मेरे एक वीडियो के कमेंट में इसके एनालिसिस के बारे में रिक्वेस्ट आई थी। मिस्टर अनुपम जी ने उसके बारे में कहा था। सो ऑब्वियसली मैं इस कंपनी को ट्रैक करता था पहले, एंड देन ऑब्वियसली इन दिस Q1 दे हैव गिवन सम फैंटास्टिक रिजल्ट्स। तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि GSM फॉइल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो इसके फंडामेंटल्स और बिजनेस मॉडल एनालिसिस को समझेंगे इस वीडियो में। उसके बाद उसके Q1 के नंबर्स कैसे थे, आगे आने वाला आउटलुक कैसा है, उस आउटलुक में वो लोग किस गाइडेंस की बात कर रहे हैं और किस तरीके से उनके मार्जिन प्रोफाइल रह सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ओवरऑल ये जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है तो उसका इम्पैक्ट या जो आउटसाइडर्स जो नॉइस चल रहा है उसका जो इम्पैक्ट पड़ सकता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ टैरिफ और एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो पहले तो एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, देर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन ऑन दिस स्टॉक। वी आर जस्ट doing the fundamental analysis of the company based on the public information that we have, because normally क्या होता है कि ये जो SMEs कंपनियां होती हैं उनको थोड़ा सा इंडिया में स्पेसिफिकली उनको थोड़ा सा एनालाइज करना और उसमें बड़ा अलोकेशन करना, इट्स बीन अ डिफिकल्ट टास्क एंड आई हैव बीन पर्सनली एक्सपीरियंस थ्रू दैट। बिकॉज होता ये है, बिफोर वी गो इन टू द डिटेल्स ऑफ द GSM फॉइल्स एंड हाउ दे डू इट, जस्ट 2 minutes ऑन हाउ SME कंपनीज परफॉर्म। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो SME कंपनीज होती है इनका तो मार्केट कैप पहले तो बहुत छोटा होता है, बहुत ही नीचे काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल इनका होता है। मोस्टली जो ग्रोथ आपको दिखती है, बहुत अच्छी ग्रोथ जो होगी, वो जो ग्रोथ लेड बाय होती है फंडिंग की वजह से भी चलती है। तो आपको इस कंपनी के और कौन से भी SME कंपनी के डिटेल में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि SME कंपनियां खराब होती है या देर इज नो एनी अपॉर्चुनिटी एज ए इन्वेस्टर, ऑब्वियसली बिकॉज दीज आर स्मॉल कंपनीज, दे हैव ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो। लेकिन इसके कंपनीज के इस केस में कैश फ्लो किस तरीके से आ रहा है, उसका वर्किंग कैपिटल एलोकेशन कैसा है, उसको समझना बहुत ही ट्रिकी बन जाता है। क्योंकि नॉर्मली SME कंपनीज में मैंने देखा है पिछले कुछ समय से कि यहाँ पर पंप एंड डंप बहुत जल्दी होता है। आपने देखा होगा कि रिजल्ट्स आने के पहले ही स्टॉक पहले चलना शुरू हो जाता है, उसके पहले रिजल्ट्स अगर खराब आने हैं तो उसके पहले ही स्टॉक में गिरावट आने लगती है। ये इसका रीजन ही वही होता है क्योंकि स्मॉल मार्केट कैप होती है, प्रमोटर ज़्यादा होल्डिंग होती है, फ्लोट पब्लिक के लिए कम होता है, तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना आसान भी बन जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि GSM फॉइल उस कैटेगरी की कंपनी है, लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि SME कंपनीज में वो एक थोड़ा सा फ्लॉज रहता है। दूसरा एक रहता है कि इसको कभी सेबी या जो हमारे एक्सचेंजेस है वो उसमें रिस्क कैटेगरी में डाल देते हैं इनको, रिस्क कैटेगरी 1 और रिस्क कैटेगरी 2 में, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। नॉर्मली ये लॉट में ये कंपनियां उसके शेयर मिलते हैं, तो आपको एज ए इन्वेस्टर इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इसमें निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मान लो कि आपको रिजल्ट खराब आ गए, आपने डिसीजन ले लिया कि आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस कंपनी, तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे जैसे इन्वेस्टर के लिए इतना आसान नहीं होता है कि आप अगर सर्किट के सर्किट लोअर सर्किट लग रहे हो और आप इजीली उसमें से निकल जाओ, तो वो थोड़ा सा फैक्टर मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसके ऊपर कोई रेगुलेशंस क्यों नहीं है। क्योंकि एज अ कॉमन इन्वेस्टर वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिट अ स्टॉक वेर यू वांट टू एग्जिट इट। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एंड आई एम नॉट एक्सपर्ट अबाउट इट, बट आई एम जस्ट टेलिंग माई ओन थेसिस एंड आई बीन थ्रू दैट काइंड ऑफ जर्नीज। इसीलिए थोड़ा सा SME स्टॉक के लिए मैं थोड़ा सा केयरफुल रहता हूँ कोई भी चीज़ के बारे में कि अगर मुझे बड़ा अलोकेशन करना है। इफ यू वांट टू प्ले अ स्मॉल रोल एंड देन इट इज परफेक्टली फाइन। आई थिंक यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल अलोकेशंस, देन कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती जाती है वैसे वैसे आप अपने अलोकेशंस को बढ़ा सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ इन्वेस्टर में यही रहती है कि आप अपने छोटे अलोकेशन से शुरुआत करो। कोई भी कंपनी आपको SME हो, कोई भी कंपनी आपको अच्छी लग रही हो और कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे आते गए तो आप उस कंपनी में भी एडिशन कर सकते हो और कंपनी में आगे बढ़ सकते हो। तो थोड़ा सा वापस आते हैं GSM फॉइल के ऊपर। तो GSM फॉइल ये जो कंपनी है तो ये बेसिकली क्या बनाती है, हमारे जो टैबलेट्स होते हैं उसके एल्यूमिनियम के स्ट्रिप्स आपने देखे होंगे, जो आपको अगर कोई क्रोसिन हो या आपके डायबिटीज़ की कोई आपके घर में दवाई खाता हो या आप खाते होंगे तो ऑब्वियसली उसके जो स्ट्रिप्स लगते हैं उसको बनाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि फूड्स पैकेजिंग में आपकी रोटी अगर आपको ट्रैवल में जाना है तो उसके लिए जो एल्यूमिनियम के फॉइल लगते हैं तो वो नॉर्मली बनाने का काम होता है। लेकिन ये जो कंपनी है GSM फॉइल, तो GSM फॉइल का 100% एक्सपोजर जो
जो है वो फार्मास्यूटिकल को है। ये जो बड़े बड़े फार्मा कंपनी हैं उनको छोड़ के जो स्मॉल और मीडियम कैटेगरी के जो फार्मा कंपनीज हैं जो भी ड्रग्स बेचते हैं, तो उनके लिए ये जो टैबलेट्स के जो रैपर्स होते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स के जो रैपर्स होते हैं जिनमें आपकी टैबलेट्स होती है, उसको बनाने का ये काम करती है। सिंपल बिजनेस मॉडल है। आपने देखा होगा कि इस सारे सेक्टर्स में चाइना इज अ लीडिंग प्लेयर ऑल ओवर अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि चाइना में ये सारी चीजें वॉल्यूम पे बनाना बहुत ईजी हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। तो चाइना और थाईलैंड और ऑल दिस वियतनाम, ये सारा जो एरिया है वो इसके लिए बहुत फेमस है। एक्सपोर्ट में जितने भी आप टैबलेट्स और ये जो स्ट्रिप्स बनाने का काम होता है, बेसिकली उसको दो कैटेगरी होते हैं। एक तो होता है आपका ब्लिस्टर फॉइल्स और दूसरा होता है कि फार्माफॉइल्स। फार्माफॉइल्स मतलब आपको कोई भी दवाई है जो आपकी अगर एक स्ट्राइप से अगर खुलती है, आप कोई फार्मा की कोई दवाई लोगे और एक स्ट्राइप में अगर खुलती है और आपकी दवाई बाहर आती है, तो वो नॉर्मली होती है फार्माफॉइल्स। और दूसरा होता है ब्लिस्टर फॉइल। ब्लिस्टर फॉइल मतलब नॉर्मली अभी इंडिया में आप देखोगे बिकॉज ऑफ एक्सपोजर ऑफ ऑक्सीजन और उसकी लॉन्ग लॉन्जिटिविटी के लिए और रेगुलेशन रिक्वायरमेंट की वजह से ब्लिस्टर फॉइल टैबलेट्स आर मोर कॉमन इन इंडिया, इन इंडियन फार्मास्यूटिकल। मतलब ब्लिस्टर फॉइल क्या होता है, आपने अगर कोई स्ट्रिप ले लिया, अभी मेरे पास तो है नहीं है, लेकिन नॉर्मली एक स्ट्रिप ले लिया, उसका आप अगर पीछे से रैपर खोलेंगे और आप उसको पुश करेंगे तो वहां से जो टैबलेट बाहर आती है वो तो ब्लिस्टर फॉइल हो गया। तो दो चीजों में होती है। तो इस कंपनी में भी क्या होता है, नॉर्मली 65% ऑफ द रेवेन्यू आता है आपका ब्लिस्टर फॉइल से। तो मतलब जो भी दवाई है आपने ले लिया, तो वहां पर आप अगर उसमें पीछे से पुश करते हो तो गोली बाहर आती है, तो नॉर्मली वो ब्लिस्टर फॉइल है। तो वो 65% रेवेन्यू जनरेट करता है और 35% जो रेवेन्यू आता है इनका, तो वो आपका फार्मा फॉइल से आता है। फार्मा फॉइल मतलब स्ट्रिप्स फॉइल। तो स्ट्रिप्स फॉइल मतलब क्या होता है, आप अगर कोई भी दवाई को एक ही साथ में अगर आप खींचते हो तो पूरी दवाई आप बाहर आती है, तो वो फार्मा फॉइल या उसको स्ट्रिप फॉइल बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो कंपनी है, मैंने आपको बता दिया, एक सिंपल फार्मास्यूटिकल्स के लिए, स्मॉल और मीडियम साइज फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो दवाई बेचता है, उनके जो स्ट्रिप्स और एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाने के लिए ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी का एक प्लांट है वसई में, जहां पर 15,000 स्क्वायर फुट की उनकी कैपेसिटी है। 3 स्टोरी मल्टी बिल्डिंग उनकी फैसिलिटी है। ये अभी जो कैपेसिटी है वो 65 to 68% की कैपेसिटी के ऊपर वो चल रही है। आगे आने वाले समय में भी गुजरात में इनका एक प्लांट, यही वसई का जो प्लांट है उसका रेप्लिका बनाने का उनका दे हैव अ प्रॉमिस इन नेक्स्ट ईयर्स में। तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं उसके लिए एक्सपांशंस को बढ़ाने के लिए। तो आपने देखा होगा कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज देखोगे, अभी जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वो $65 बिलियन की इंडस्ट्री है, और 2030 तक ये इंडस्ट्री लगभग $130 बिलियन की हो सकती है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से इंडिया में आप देखोगे हम यंग पॉपुलेशन पे रखते थे, लेकिन आप मान लो कि 2045 तक, मुझे लगता है 50 तक, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एक थोड़ा सा एजिंग पॉपुलेशन भी बन जाएगी। तो उस केस में नॉर्मली ये जो गोलियां है या आपके फार्मास्यूटिकल है, उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर है। और इंडिया में ऑब्वियसली कॉस्ट कम होने की वजह से चाइना के नीचे तो बहुत सारा एक्सपोजर इंडिया में फार्मास्यूटिकल के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी इतनी है और एजिंग पॉपुलेशन आगे जाके होने वाली है। तो फार्मा जो इंडस्ट्री है $65 बिलियन से $130 बिलियन में पहुंचने वाली है। तो उसके लिए जो दवाई और जो टैबलेट्स है उसकी तो रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। और इसीलिए उस स्पेस में जो कंपनियां काम करती है, ये जो GSM फॉइल जैसी कंपनी है जो ये एल्यूमिनियम की फॉइल्स बनाते हैं, उनका भी थोड़ा तगड़ा एक कंट्रीब्यूशन बनता है। हम कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में भी समझेंगे और कंपनी में थोड़े से रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, उसके भी चीज़ों को समझेंगे। तो स्ट्रेंथ क्या है, तो वॉल्यूम बेस के ऊपर काम कराती है। कंपनी जो है वो 2019 में रजिस्टर हुई है। इसके पहले वो LLC में थी और उसको चेंज करके मतलब कंपनी हैज़ बीन डन लिमिटेड और वो पब्लिक लिस्टेड हो गई 2024 में। कंपनी में 39 एम्प्लॉयज़ हैं, तो बहुत ही छोटी कंपनी है। 290 मार्केट कैप करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। और जो आप अगर बिजनेस मॉडल आप समझोगे तो एल्यूमिनियम फॉइल से स्ट्रिप बनाना ये कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं है। कंपनी के कॉन कॉल में भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने उनको पूछा कि व्हाट्स योर मोट, और आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहोगे, व्हाट इज योर थिंग्स इन योर कंपनी दैट यू थिंक दैट द कंपनी कैन ग्रो मल्टीफोल्ड। तो उन्होंने ये की कहा है कि
मैं जानता हूं कि कंपनी के इस बिजनेस मॉडल में कोई एंट्री बैरियर नहीं है। अगर मैं भी थोड़े पैसे लेके इस सेक्टर में उतरना चाहूं तो ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो ट्राई डूइंग इट एंड हैव अ टाई अप विद मेनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अगर आप सस्ता बनाने शुरू कर जाओगे तो ऑब्वियसली इस सारे कंपनियों के ऊपर एक प्राइसिंग प्रेशर भी आ जाता है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं है कि आप आपकी जो प्राइसिंग पावर है वो बहुत तगड़ी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अगर देखोगे, आप अगर बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ काम करोगे और आप एक छोटा सा एल्यूमिनियम फॉइल उनको बेचोगे तो आपको क्या लगता है किसमें प्राइसिंग पावर रहेगी? जो बड़ी कंपनी है ये जो छोटे कंपनियों को दबाएगी। इनको अगर माल ये जीएसएम फॉइल सप्लाई करेगी ये फार्मास्यूटिकल के लिए तो ऑब्वियसली इनको 75 या 90 डेज का क्रेडिट देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना मटेरियल दे दिया तो उनको पैसा बहुत जल्दी आएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये छोटी कंपनियां होती है कंसिडरेबली। अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनियों को बहुत सारे सप्लायर्स वेंडर्स अगर कोई सप्लाई कर रहे हैं, बहुत छोटा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऑब्वियसली इन जीएसएम फाइल जैसी कंपनियों के लिए एक मेन इशू रहता है कि इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल मतलब ये जो रॉ मटेरियल अपने वेंडर से लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, तो उसकी जो प्राइस है वो बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। 13 to 14% अभी कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट में बताया कि एल्यूमिनियम के प्राइस बढ़े थे, तो इसीलिए क्या हो गया, उनके सेल्स को एट द एंड ऑफ द मंथ में थोड़ा सा रोकना पड़ा। क्योंकि ऑब्वियसली प्राइसिंग प्रेशर आ जाएगा, इन कंपनी के वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम आ जाएगा। हमें एक ऐसा धंधा चाहिए, अगर मुझे आइडियली कोई चीज़ पूछे, अगर मैं कोई भी चीज़ बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सप्लायर है उसको मैं 60 डेज के बाद पेमेंट करूं, लेकिन मेरा जो क्लाइंट है उसको मेरे से एडवांस पेमेंट मेरे को चाहिए। तो आपके वर्किंग कैपिटल में प्रेशर नहीं आएगा। तो मतलब आपकी जो रोजमर्रा की एम्प्लॉयज़ है, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, उन सारी चीज़ों के लिए आपको जो पैसा लगता है वो पैसा आपको अपने पॉकेट से नहीं देना पड़ेगा। आप क्या रहेगा कि अपने रॉ मटेरियल वेंडर्स को आप 60 डेज के बाद पैसा दे रहे हो और अपने क्लाइंट के साथ अपफ्रंट पैसा ले रहे हो। उससे होता यह है कि आपकी वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, आपके पास डेथ नहीं होता है और आप अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। लेकिन वो उसी बिजनेस में ये सारी चीजें पॉसिबल है जहां पर डिमांड अच्छी हो और मार्केट में उसको पैसा एडवांस देने के लिए, अपफ्रंट देने के लिए कंपनियां रेडी हो। नॉर्मली दैट शुड बी अ B2C बिजनेस। अभी आप देखोगे ये जो जीएसएम फॉइल जैसी कंपनियां हैं वो B2B में आती है। इसलिए मैं अपने बहुत सारी वीडियोस में बताता हूं, if you find a company which is scalable and which is in the B2C segment, you have a better chance making multiple money compared to B2B कंपनीज। क्योंकि B2B कंपनी का प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं होती है। आप L&T की बात कर लो, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जा रही है, मतलब कोई बड़ा रोड बना रही है, ब्रिज बना रही है, ऑब्वियसली दे विल बी वर्किंग विद द गवर्नमेंट। एंड डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट विल गिव अपफ्रंट मनी जब L&T ने कोई रोड बनाया? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रोड आप बनाओगे, बाद में 60 डेज के बाद गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, कई बार गवर्नमेंट थोड़ा सा डिले करेगी आपके पेमेंट को। तो ये सारी चीज़ें उस रिस्क फैक्टर्स में रहती है। तो जीएसएम फॉइल जैसी कंपनी है वो B2B में आती है। तो B2B में इनको ये होता है कि वर्किंग कैपिटल का इनको थोड़ा सा क्रंच आ जाता है। वर्किंग कैपिटल क्रंच मतलब क्या है? अभी जीएसएम फाइल का ही उदाहरण लेते हैं, तो वो क्या करती है, बेसिकली अपने कस्टमर से 60-90 डेज के बाद अपना पैसा लेती है, लेकिन अपने जो रॉ मटेरियल वेंडर है, हिंडाल्को है, एल्यूमिनियम वहां से जो लेता है, उनको आपको अपफ्रंट पेमेंट देना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा चक्कर उनका अलग हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, अगर मान लो कि डिमांड जो है वो थोड़ी सी कम पड़ गई, तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल वाले को तो मुझे पैसा देना ही देना है। तो ये जो सारा बिजनेस मॉडल है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इस बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है। हालांकि परफॉर्मेंसेस Q1 के बेहतरीन थे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट आप अगर देखो कि एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा मुझे स्केलेबिलिटी का इशू लगता है। बिकॉज unless and otherwise you find new customers, you find a new areas, you find a new exports, आपके मार्जिन बढ़ रहे हैं, then I think it is more sustainable business. But as of now talking, they have done exceedingly well in terms of Q1 and उसके पीछे के भी हम उसके ऊपर आएंगे इन डिटेल में। तो मैं बिजनेस मॉडल के ऊपर आ रहा था, तो इनका बिजनेस मॉडल मुझे थोड़ा सा वीक लगता है, लेकिन एज ऑन टुडे दे आर डूइंग परफेक्टली वेल। दे हैव गिवन अ गाइडेंस ऑल्सो एंड दे वांट टू एक्सेल ऑल्सो इन कमिंग ईयर्स। तो अभी हम वापस आते हैं कि जीएसएम फॉइल के Q1 के नंबर्स कैसे थे। तो जीएसएम फॉइल ने अपने Q1 में हालांकि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 52 करोड़ का उन्होंने सेल्स किया है, 52 करोड़ का सेल्स किया है। लास्ट ईयर Q1 में उन्होंने कुछ लगभग 20 करोड़ का सेल किया था। तो मतलब कंपनी का जो पहले का गाइडेंस था, मतलब Q4 के एंड के बाद इनका गाइडेंस था 190-200 करोड़ का ये सेल्स करेंगे। लेकिन अभी आप देखो कंपनी ने Q1 में ही लगभग 52 करोड़ का ये आपका सेल्स किया है। तो
तो सेल्स का जो परसेंटेज है वो बहुत ही मुझे लगता है 148% से सेल्स बढ़ा है, और आपका इबिटा जो है वो 174 से बढ़ा है, और आपका पैट भी 173% या 74% से बढ़ा है। तो लगभग लगभग कंपनी जो है उन्होंने जो गाइडेंस दिया था उसके अनुसार काम कर रही है। मतलब लास्ट ईयर में, लास्ट के पूरे साल में उन्होंने 130 करोड़ का सेल किया था। इस साल में Q4 में आके कंपनी कहती है हम 200 करोड़ का सेल्स करेंगे। लेकिन कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है Q1 में वो ब्रिलियंट है, क्योंकि उन्होंने दिया है 52 करोड़। मतलब अगर 52 करोड़ इंटू 4 की अगर बात कर लो, या थोड़ा बहुत वो उसको एक्सेल भी करते हैं, तो कुछ कुछ कंपनी बात कर रही है कि हम 240 से 260 करोड़ का सेल्स करेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर Q1 2025-2026 के लिए। मतलब कंपनी कह रही है, पहला जो इनका गाइडेंस था 200 करोड़, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है कंपनी ने, 240 से लेके 260 करोड़ का वो सेल्स करने की बात कर रहा है। और अगर पैट मार्जिन की बात करो तो इनका पैट मार्जिन 7 to 8% रहता है, और ये बात कर रहे हैं कि ईबिटा मार्जिन 11 to 12% रहता है। तो मतलब एक कंपनी जिन्होंने पूरे लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में 130 करोड़ किया था, इस साल में वो बोल रहे हैं कि 240-250 करोड़ करेंगे। दैट इज एब्सोल्युटली ह्यूमंगस ग्रोथ इन दिस कंपनी। पैट जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, अगर आप पैट की बात करूं, उस कंपैरेटिवली अगर मैं 250 करोड़ का इस फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी पूरा मोटा मोटी सेल करती है 250 करोड़ का, और अगर ये पैट मार्जिन में 8% का पकड़ लेता हूं, तो टोटल पैट मेरा आता है, तो टोटल पैट आएगा 20 करोड़ का पैट आएगा। मतलब 250 करोड़ का 8% आप मान लो कि 200 करोड़ आएगा। कंपनी का जो आज का मार्केट, आज 20 करोड़ आएगा। कंपनी आज का मार्केट कैप 290 है। 290 डिवाइडेड बाई 20, अगर आप उसका कैलकुलेशंस करोगे तो आपको बहुत ही रीजनेबल अवेलेबल पी में ये कंपनी मिल जाएगी। मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, सिंपल है, फॉरवर्ड पी का कैलकुलेशंस होता है। फॉरवर्ड पी आप अगर कैलकुलेशन आपको करना है तो करंट मार्केट प्राइस 290 करोड़ डिवाइडेड बाय आपका जो पैट वो करने जा रही है इस फाइनेंशियल ईयर में। मैंने क्या कहा, 290 करोड़ की कंपनी है, डिवाइडेड बाय 20 करोड़ का पैट अगर वो करेगी तो 16-17 के अराउंड उसका फॉरवर्ड पी बनता है। तो रीजनेबल पी वैल्यूएशंस कंपनी के अभी अवेलेबल है, इसलिए ये कंपनी ट्विटर और सारी जगह पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई थी। और आप एक चीज़ को भी समझ लो, बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर कंपनी होती है उनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग द कंपनी इज बैड और डूइंग बैड, कंपनी इज डूइंग एक्ससीडिंगली वेल, बट दिस इज हाउ द इंडियन इंडस्ट्रीज वर्क्स अनफॉर्चुनेटली। तो हम थोड़ा सा वापस आते हैं कंपनी की Q1 के नंबर्स के ऊपर। तो Q1 में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 52 करोड़ का। यहाँ पर कोई सीजनेबिलिटी नहीं होती है जैसे कंज्यूमर में होती है, ज्वेलरी में होती है, ऐसी सीजनेबिलिटी नहीं है। तो मोटा मोटी मान के चलो कि कंपनी Q2, Q3, Q4 में अच्छा परफॉर्मेंसेस करती है, और ये जो अपने 250 करोड़ का गाइडेंस वो अचीव करती है और 20 करोड़ का पैट वो करती है, तो ऑब्वियसली कंपनी इज अवेलेबल एट द रीजनेबल वैल्यूएशन। इसीलिए इस कंपनी में थोड़ी सी एंटीसिपेशन ज़्यादा है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में कंपनी किस तरीके से इसका सेल्स परफॉर्मेंस करती है। ये मोटा मोटी अगर मान लो कि Q2 में उनके जो सेल्स के नंबर है वो कम होने लगे, तो आपको समझना है कि यहां पर डेंजर की बात है, क्योंकि सेल्स उनका अगर घटने लगेगा तो ऑब्वियसली कंपनी के बाकी प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स के ऊपर, वर्किंग कैपिटल के ऊपर बहुत सारे डाउट आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है इसका पी भी कम है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप कोई कंज्यूमर कंपनी, B2C सेगमेंट की कंज्यूमर कंपनी मान लो, तो वहां पर यू हैव अ बेटर पी रैशनल, और आप अगर B2B में देखोगे पी थोड़ा सा कम मिलता है कंपनियों को, क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि वहां पर यू कैनॉट कंपेयर फॉरवर्ड पी और ट्रेलिंग पी ऑफ B2B कंपनी विद द B2C कंपनी। B2C कंपनी विल ऑलवेज हैव अ बेटर पी मैट्रिक्स कंपैरेटिवली B2B मार्केट। तो ये तो हो गया कंपनी के परफॉर्मेंस कैसा है, आगे जाने वाले कैसे कर सकते हैं। अभी कंपनी के थोड़े से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। इन्होंने एक लैमिनेटेड ट्यूब्स का एक ट्रेडिंग भी शुरू कर दिया है। उनका अभी का रेवेन्यू परसेंटेज वो 3 to 8% का है। मतलब ये कंपनी मैंने जैसे बताया ब्लिस्टर फॉइल करती है, फार्मा फॉइल करती है। इसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया है लैमिनेटेड फ्यूल का। मतलब जिस कस्टमर के साथ, जिस फार्मा कंपनी के साथ ये कंपनी काम करती है, उन्हीं को ये लैमिनेटेड फार्मा ट्यूब्स भी मतलब वो सप्लाई करते हैं। तो उनका कहना है कि इसको भी हम बढ़ाना चाहते हैं या हम खुद मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। अभी तो वो ट्रेड कर रहे हैं, किसी दूसरे का लेके उनको बेच रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि आगे जाते हुए हम इसका भी प्लांट लगा सकते हैं और इसको भी स्केल कर सकते हैं। उनको लगता है दे
want to check how these things go and how they do it. दूसरी ये चीज़, ये कंपनी एक्सपोर्ट में अभी तक नहीं है, ये कंपनी का कोई भी एक्सपोर्ट एक्सपोजर नहीं है, कंपनी फूड में नहीं है, मतलब फूड का जो सेगमेंट होता है जहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल्स लगते हैं अपने फूड के पैकेट को रैप करने के लिए, तो वहाँ पर नहीं है. 100% इंडिया एक्सपोजर है, 100% फार्मास्यूटिकल एक्सपोजर है. उनका कहना है कि मैं 65 क्लाइंट के साथ काम करता हूँ और वहाँ जो पोटेंशियल है, अभी तो मैं 50-60% के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो जो 65 कंपनी है उनके साथ ही मेरे अपने बिजनेस को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, उसी को मैं स्केल करना चाहता हूँ. मैं मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपनियों के साथ मैं काम करता हूँ उसी को ही मैं बढ़ाना चाहता हूँ. मैं एक्सपोर्ट में अभी नहीं जाऊँगा. और जो अभी ब्लिस्टर फॉइल और ये फार्मा स्ट्रिप्स फॉइल्स में है उसको ही मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा. अभी आप डेट की बात करो, 23 to 24 करोड़ का इनका डेट है. अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करो तो रीजनेबल लेवल पे ऊपर है. उनका कहना है कि वसई का जो प्लांट है उसका रेप्लिका प्लांट जो मैं अहमदाबाद में खोलना चाहता हूँ गुजरात में, तो उसके लिए 12-15 करोड़ लगने वाले हैं. उन्होंने डीसीबी बैंक से थोड़ा सा कर्जा उठाने की उनकी बात चल रही है और Q3 Q4 में वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा और तरीके से क्लैरिफाई करेंगे. तो मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आप देखोगे पूरे प्लांट की अभी 65 to 68% है. उसी प्लांट में दे वांट टू एक्सपांड, तो ये उनका नया एक्सपांशन प्लान हो गया. उसी प्लांट की एक्सपांशन 15,000 स्क्वायर फीट की अभी कैपेसिटी है, तो उसको वो बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर यूटिलाइजेशन ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि अभी तो उतनी वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 65 to 68 इज लेस. तो उसको एक्सपांड करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को, और नई कैपेसिटी जो लगाने वाले अहमदाबाद में, तो उसका तो मतलब Q3 Q4 में ज़्यादा उसके अपडेट आएंगे. तो ये तो हो गया कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर भी इनका काम चल रहा है. अभी देखो इनका फिक्स्ड एसेट जो अनुपम जी ने बताया था कि 2 करोड़ का जो एक फिक्स्ड एसेट का जो उनका चीज़ है, और उनको थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि कंपनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं करती है, रॉ मटेरियल लेती है उसको ही कन्वर्जन करके स्ट्रिप्स बनाती है. यू आर 100% राइट. यस, कंपनी में कोई ब्रांड नहीं है, कंपनी में ऐसी कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है. जो रॉ मटेरियल आता है उसी को, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन, क्योंकि आप स्ट्रिप ही बनाने, आप ही सोचो कि उसमें ज़्यादा कोई वैल्यू एडिशन या ब्रांड बिल्डिंग का कोई कंसेप्ट है नहीं है. अगर मान लो कि मैं अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हूँ और अगर मुझे सस्ते चीज़ में मतलब ये स्ट्रिप्स लेने हैं, तो जो मुझे सस्ता देगा, जो मुझे अच्छा क्रेडिट साइकिल चीज़ देगा, मैं तो उनके ही पास चला जाऊंगा ना. मैं क्यों जीएसएम फॉइल के साथ ही काम करूंगा? ऐसा मुझे क्या रिक्वायरमेंट पड़ी कि मैं जीएसएम फॉइल के साथ ही काम करूंगा? तो वो थोड़ा सा एक क्रिटिकल फैक्टर है. अगर मैं बड़ी कंपनी, मतलब मीडियम साइज फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो मुझे अच्छा क्रेडिट टर्म देगा और जो मुझे स्केल में बना के देगा, जो मुझे सस्ता देगा, तो मैं उसी के पास जाऊंगा. तो यही एक चीज़ मुझे थोड़ा सा हैंडफुल ऑफ डाउट लगती है कि आगे जाके मैनेजमेंट इसको किस तरीके से एड्रेस करेगा. तो अनुपम जी ने सही कहा है कि ये ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं है. यस, वो ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं है. और अगर आप मैनेजमेंट के प्रोफेशंस के ऊपर बात करोगे, यहाँ पर 2 मैनेजमेंट के उन्होंने प्रोफाइल्स दिए अपने वेबसाइट्स में या ये अपने प्रेजेंटेशन में मानो, तो आप समझ लो कि कोई इतना मतलब तगड़ा कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है. 25-30 ईयर्स इज ओके, बट नॉट फ्रॉम काइंड ऑफ लाइक आउटसाइड वर्ल्ड से कहाँ से एजुकेशन पढ़ा है, या बहुत अच्छा मैनेजमेंट का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, या किसी अच्छे कंपनी में काम करके यहाँ पर कर रहे हैं. विच आई अंडरस्टैंड ऑल्सो, बिकॉज यू कैन नॉट से लाइक कि 290 करोड़ की मार्केट कंपनी में कोई बाहर से पढ़ा लिखा कोई आदमी आएगा उसको शुरू कर देगा, विच आई अंडरस्टैंड टू अ लेवल. लेकिन मुझे थोड़ा सा वो भी एक चीज़ लगती है कि इसको किस तरीके से वो मैनेज करेंगे, क्या उनको मैनेज करना आएगा. जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा उनको अपने प्रेफरेंशियल इशू करने पड़ेंगे. मुझे लगता है 2-3 दिन पहले ही, एक वीक पहले ही उन्होंने अपने प्रेफरेंशियल राइट इशू किए थे. तो ऑब्वियसली इक्विटी को डाइल्यूट करना पड़ता है. देखो, एक सिंपल सी बात है, इंडिया में अगर आपको ग्रो करना है ना, तो आपको 2 चीज़ों से, एक तो डेट लेना पड़ेगा, नहीं तो इक्विटी इशू, शेयर इशू करने के पड़ेंगे. अभी इक्विटी शेयर्स इशू करने से क्या होता है, आपका जो इक्विटी बेस है, इक्विटी बेस आपका बढ़ता है, थोड़ा सा आरओई का नंबर है थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है. तो मोटा मोटी ये 10-11% का ईबिटा कर लेते हैं, 7-8% का पैट कर लेते हैं. लेकिन प्राइमा फेसी एवरीथिंग लुक्स गुड, बट जब चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है ना, तो दैट इट विल हैव द काइंड ऑफ इम्पैक्ट. अगर इफ यू आस्क माई पर्सनल ओपिनियन, then I will just wait and watch to see how things unfold. Even if I wanted to be the part of this, I have not invested. There is no buy and sell recommendation for this video, or I am not invested in this company. But if you want to kind of invest, then you can start with a small allocation and then see how the company performs quarter on quarter. Because क्या होता है normally ऐसे कंपनियों में, जैसे अपने वीडियोस के शुरुआत में बताया, ये थोड़ी सी रिस्क प्रोफाइल बढ़ जाती है. कंपनी हालांकि परफॉर्म भी अच्छा कर सकती है. Who knows, the company can become like 10,000 crore market cap or like 20,000
30,000 मार्केट कैप इन डेज टू कम, द काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल जो लीवरेज है फार्मास्यूटिकल बिजनेस का, मतलब उसको देखते हुए. लेकिन द ओनली थिंग्स आई लैक इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज, एक तो B2B सेगमेंट है, दूसरी चीज़ है कि प्राइसिंग कैपेसिटी नहीं है, और तीसरी चीज़ क्या होती है, छोटे कंपनी के पास ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है. मतलब आप मान लो कि द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन हमसे ज़्यादा किसी दूसरे लोगों के पास बहुत जल्दी पहुंच जाती है. तो उससे होता क्या है, दे विल बी द फर्स्ट बायर्स और दे विल बी द फर्स्ट सेलर. तो ऐसा इट हैपन्स इन द SME सेगमेंट. तो उसको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निगेटिव है. तो उससे क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा असर पड़ता है. और कंपनी ने Q1 के कॉन कॉल में भी कहा है कि एक समय ऐसा आया था कि जहां पर रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत बड़े थे, और जिसके इम्पैक्ट की वजह से हमें अपने सेल्स को रोकना पड़ा, क्योंकि क्या होता है उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था, उनके मार्जिन के ऊपर प्रेशर आ रहा था. उन्होंने कहा कि इसीलिए इन्वेंटरी आप देखोगे पूरी इस कंपनी में बढ़ी हुई है. वो इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि आगे आने वाले समय में वो चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा फायदा ले सके. ऐसा ना हो कि इन्वेंटरी इतनी बढ़ा दे तो आगे जाके उसको सेल करना भी मुश्किल हो जाए. और दूसरी मुझे थोड़ी सी खटकने वाली बात लगी कि वो उन्होंने कहा है कि वी डोंट वांट टू एक्सप्लोर द न्यू फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वी आर हैप्पी विद 65-70 कंपनीज विद whom we are वर्किंग. सो ऑब्वियसली दे हैव टू ट्राई फॉर द न्यू वर्किंग. तो आप देखोगे ये जो पूरा गेम है GSM फॉइल का, वो वॉल्यूम के ऊपर है. जितना ज़्यादा वॉल्यूम करोगे उतना ज़्यादा से आप स्केल करोगे. आप वॉल्यूम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाओगे एंड आप थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल को मैनेज नहीं कर पाओगे, कैश को मैनेज नहीं कर पाओगे, तो देन इट इज अ प्रॉब्लम. इक्विटी शेयर इशू करना होगा, डेट उनको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा. दैट इज एंड द अदर थिंग इज दैट इन डेज टू कम मे बी कॉम्पिटिशन कैन कम. मे बी आई साउंड निगेटिव ऑन दिस, बट I just want to give the real clarity and the experiences I gone through in this kind of SME segment. Who knows, the company can be better, but doing it with the small allocation, I think it's much make more sense in the investing of these kind of companies. So all the best to everyone, and hope you like my videos, hope you like my analysis. Sorry I was like away for a couple of days, I couldn't make the videos, but I'll try as and when there is a necessary and there is a good business models are available, so I'll happy to comment on those one. So thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe. और मिलते हैं next video में. Thank you very much again.